थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस सेशन। तो जैसे गुनीता जी ने एक्सप्लेन किया है कि मैं ट्रेनिंग से एक मेडिकल डॉक्टर हूँ। दिल्ली में जो आप सबने शायद एलएनजेपी हॉस्पिटल का नाम सुना होगा और जीबी पंत हॉस्पिटल, तो ये दोनों जो हॉस्पिटल्स हैं उसके साथ एसोसिएटेड है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। तो जब मैंने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से अपनी पढ़ाई खत्म करी, तो नेचुरली एज अ मेडिकल डॉक्टर मैंने अपना प्रैक्टिस शुरू किया। और जो मेरी ड्यूटीज थी वो आईसीयू में थी, जो इंटेंसिव केयर यूनिट में। और वहां से ही जब मैंने देखा कि हमारे जो पेशेंट्स आते थे हार्ट अटैक की वजह से आईसीयू में एडमिट होते थे, तो उनको बिल्कुल कुछ पता नहीं था कि एक्चुअली हार्ट अटैक उनके अपने एक्शंस और अपनी डाइट और लाइफस्टाइल की वजह से ही हुआ है। क्योंकि हार्ट अटैक एक जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। हार्ट अटैक इस तरह का डिसऑर्डर नहीं है कि जो आप कह सकते हैं कि भाई ये हमारी जीन्स में है या इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तो हार्ट अटैक, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इसमें हमारा ही एज पेशेंट्स कंट्रीब्यूशन रहता है। और फिर वो बढ़ के बीमारी जानलेवा हो जाती है। तो जब मुझे ये लगा, ये एहसास हुआ, और ये एहसास इसलिए भी हुआ क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम सिर्फ एक बहुत साइंटिफिक माइंड से पढ़ाई करते हैं और पढ़ते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, पैथोलॉजी क्या है, हार्ट में क्या क्या डैमेज हुआ है, उसके लिए कौन कौन सी मेडिकेशन हमें देनी है। पर जब हम पेशेंट को अपने सामने उस देखते हैं कि वो उसकी डेथ हो गई, और फिर डेथ सर्टिफिकेट साइन करते हैं उसका और उसको फैमिली को बताते हैं, तो तब एक्चुअली रियल एहसास होता है कि ये हो क्या रहा है। और वहीं से मुझे लगा कि जब तक हम पेशेंट को सही रास्ता नहीं दिखाएंगे एज डॉक्टर्स, तो ये तो बढ़ता जाएगा। और अगर आप वाकई में देखें कि तब से लेके अब तक जितने भी स्टेटिस्टिक्स हैं वो यही दिखा रहे हैं कि ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक से डेथ्स बढ़ी हैं। पैंडेमिक के बाद तो और तेजी से बढ़ी हैं, और इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली यंग मेन में ये ज्यादा नजर आ रही है। अब आप कहेंगे यंग मेन विमेन में क्या फर्क है? तो थोड़ा ये फर्क होता है कि इन्फ्लेमेशन जब होती है तो वो उसमें विमेन का, क्योंकि इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी एक हॉर्मोन्स होते हैं, वो थोड़ा प्रोटेक्ट करते हैं। ये एक कुदरती प्रोटेक्शन है। और ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप तक प्रोटेक्ट करते हैं, यानी एक जब तक माँ बन सकते हैं आप, तब तक ये आपकी प्रोटेक्टिव हॉर्मोन्स होते हैं लेडीज में। जेंट्स में नहीं होते प्रोटेक्टिव हॉर्मोन, तो इसीलिए वो ज्यादा उनकी आप कह सकते हैं कि रिस्क उनमें ज्यादा होते हैं हार्ट अटैक से डेथ की। और पैंडेमिक के बाद जैसे मैंने आपको कहा कि ये ज्यादा बहुत तेजी से बढ़ गया, और कई बार आपने टीवी में देखा होगा कि न्यूज आती है कि फला फला एक्टर यंग एज पे गुजर गए, या इस तरह से आप कंटिन्यूसली देखते हैं। अब इसका कारण क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले, जैसे कि आपको बताया है गुनिका जी ने, कि जब मैंने ढूंढना शुरू किया कि भाई एज अ मेडिकल डॉक्टर मैं अपने पेशेंट्स को क्या एजुकेशन दूं, क्या समझाऊं कि उनको डाइट लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करनी है, तो मुझे लगा जो मॉडर्न न्यूट्रिशन है वो उसमें लिमिटेड नॉलेज है। अच्छी नॉलेज है बट बहुत लिमिटेड है। वो सिर्फ खाने तक ही सीमित है। यानी खाने में प्रोटीन कितना है, खाने में कैल्शियम कितना है, खाने में एनर्जी कितनी है, वो बहुत सीमित है। जो रियल नॉलेज है, यानी खाना शरीर में जाके कैसे असर करता है, वो चीज बिल्कुल मिसिंग लगी मुझे मॉडर्न न्यूट्रिशन में। यानी खाना शरीर में जाके क्या असर करता है, क्या इम्पैक्ट करता है और शरीर को कैसे बदलता है। तो जब मुझे ये नॉलेज नहीं नजर आई मॉडर्न न्यूट्रिशन में, तब मैंने थोड़ा सा और ढूंढना शुरू किया। इनफैक्ट मैंने ग्रीक मेडिसिन को थोड़ा समझा, चाइनीज मेडिसिन को थोड़ा समझने की कोशिश करी, होम्योपैथी पे थोड़ा सा ध्यान दिया। मगर घूम फिर के पता चला कि सारा तो वैदिक न्यूट्रिशन में ही इसका सोल्यूशन है। अब जब हम वेदों की बात करते हैं तो आमतौर पे लोगों को आयुर्वेद की दवाइयां समझ आती हैं। ऐसा नहीं है। आयुर्वेद एक्चुअली एक बहुत बड़ी साइंस है, जिसमें आयुर्वेद के अंदर वेदों का न्यूट्रिशन, वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है।
यूनिक यानी कि दवाई तक तो आयुर्वेद बाद में पहुंचता है, पहले वो आपके खाने पीने का क्या आपका होना चाहिए, आपकी दिनचर्या लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, उस पे काफी लिखा गया है आयुर्वेद में। एंड सरप्राइजिंगली उसके बारे में लोग ज्यादा ना पढ़ते हैं और ना उसको अप्लाई करते हैं। तो मुझे लगा कि भाई यही चीज हमें एजुकेट करनी है लोगों को। आयुर्वेद में जो डिटेल्स लिखी हैं आपके खाने पीने के बारे में, आपके लाइफस्टाइल के बारे में। अब लोगों को ये भी लगता है कि आयुर्वेद कहता होगा कि भाई आप वेजिटेरियन रहिए और आप सिर्फ सात्विक भोजन कीजिए। ऐसा भी नहीं है। आयुर्वेद इंटरेस्टिंगली एक बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच लेता है हर चीज के बारे में। जब मैं साइंटिफिक की बात कर रही हूँ, मतलब वो मॉरलिस्टिक नहीं है कि एक होता है मॉरलिस्टिक कि वेज अच्छा है कि नॉन वेज अच्छा है, सात्विक अच्छा है कि तामसिक अच्छा है। आयुर्वेद ऐसी कोई बात नहीं करता। आयुर्वेद सिर्फ आपको कॉज एंड इफेक्ट बताता है कि आप ये चीज करेंगे इसका ये इम्पैक्ट आएगा, आप ये चीज करेंगे इसका ये इम्पैक्ट आएगा। और जो जो एक साइंस का एक नॉन जजमेंटल, नॉन प्रीची तरीका होता है कि आपको कॉज एंड इफेक्ट बताएंगे, बाकी आपकी अपनी इच्छा है और अपनी, आप कह सकते हैं आप कितने जागरूक हैं, कितने अवेयर हैं और आप क्या करना चाहते हैं। सो ये जो वैदिक नॉलेज आयुर्वेद के अंदर है, जो बताती है कि आपके खाने पीने से क्या असर हो सकता है, उसकी मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीजें बताती हूँ। आज हम गट हेल्थ की बात करते हैं और बाहर देशों में भी गट हेल्थ के बारे में चर्चा होती है, साइंटिफिक पेपर्स लिखे जाते हैं। वेदों में गट हेल्थ के बारे में हजारों साल पहले लिखा गया था और बहुत डिटेल में लिखा गया था गट हेल्थ के बारे में। यहाँ तक कि जब पेशेंट को एनालाइज करते थे पहले आयुर्वेद के डॉक्टर्स, तो वो गट हेल्थ से ही शुरू करते थे। अब मॉडर्न साइंस ने इतने हजारों साल बाद ये जाना कि आपका जो इंटेस्टाइन है उसमें एक, आपका जितना, जितने आपकी मास, जो नर्वस सिस्टम है, जितने आपकी नसें आपके दिमाग में है, ऑलमोस्ट उतनी ही, थोड़ी सी कम है बट ऑलमोस्ट उतनी ही नर्व्स आपके इंटेस्टाइन में है। तो जब ये मॉडर्न मेडिसिन में पहली बार ये डिस्कवर हुआ, आप कह सकते हैं कि और इसको बोला गया कि योर गट इज योर सेकंड ब्रेन, यानी पहला ब्रेन तो आपके यहाँ पे है जो हम सब जानते हैं, बट दूसरा ब्रेन आपका दिल में नहीं है, लंग्स में नहीं है, लिवर में नहीं है, आपकी इंटेस्टाइन में है। अब आप ये खुद इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपका सेकंड ब्रेन आपके इंटेस्टाइन में है तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा आपका इंटेस्टाइन। और यही आयुर्वेद में पहले से लिखा हुआ है कि जो इंटेस्टाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और सारी जो चीजें हैं, आप कह सकते हैं सारा जो हेल्थ है वहां ही से शुरू होती है। तो जो पहला द्वार है हेल्थ का वो आपका इंटेस्टाइन है। अब दूसरी चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग आप सबको पता होनी चाहिए कि पैंडेमिक में बहुत इम्यूनिटी के बारे में चर्चा हुई। तो इम्यूनिटी नॉर्मली लोग ब्लड में कहते हैं कि भाई ब्लड में आपकी इम्यूनिटी रहती है, बट आयुर्वेद ने पहले उसको आइडेंटिफाई किया था कि आपकी इम्यूनिटी आपकी इंटेस्टाइन में रहती है। और ये मॉडर्न मेडिसिन ने भी डिस्कवर किया आयुर्वेद से कितने हजारों साल बाद। और उसको वो कहते हैं पियर्स पैचेस, यानी कुछ कुछ पैचेस होते हैं इंटेस्टाइन में, और वो जो सेल्स होते हैं उस इंटेस्टाइन का वो जो भाग होता है उसके सेल्स अलग ही होते हैं। तो जब उसमें जांच करी गई तो ये पता चला कि वो एक्चुअली इम्यूनिटी बनाने वाले सेल हैं। अब क्वेश्चन मार्क ये हुआ कि भाई अगर इम्यूनिटी ब्लड में रहती है तो इंटेस्टाइन में इम्यूनिटी के सेल्स बनाने वाले क्यों हैं। तो उसका आंसर यही मिला कि जब आप कुछ खाते हैं तो वो, हमें तो लगता है कि भाई हम सिर्फ एक एनर्जी के लिए खाना खा रहे हैं और उस पर भी मैं आऊंगी, वो भी अपने आप में गलत धारणा है। एक्चुअली आपके इंटेस्टाइन में जो आप खाते हैं उस खाने में कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन के या बाकी चीजों के, वो आपकी इंटेस्टाइन के इम्यून सेल से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। नॉट वर्बल बात जैसे हम बात कर रहे हैं, बट एक एक सेलुलर कम्युनिकेशन होता है। और उसकी बेसिस पे आपकी इंटेस्टाइन अपनी इम्यूनिटी को मैनेज करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप कुछ चीज खाएं जिसमें पेस्टिसाइड है या कोई केमिकल है,
तो वो इंटेस्टाइन उधर ही रिकॉग्नाइज करेगी, वो पियर्स पैचेस इम्यूनिटी के रिकॉग्नाइज करेंगे और उसको वो आने नहीं देंगे आगे। या कोई ऐसी आपने कुछ चीज खा ली जो बैक्टीरिया है, जिसके अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया है, तो वो इंटेस्टाइन की इम्यूनिटी सेल्स उसको रिकॉग्नाइज करेंगी, उसके अगेंस्ट अपने इम्यूनिटी को बनाएगी, उस चीज को डिस्ट्रॉय करेगी, उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेगी और प्रोटेक्ट करेगी। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है, सेलुलर कम्युनिकेशन, इसीलिए इम्यूनिटी इंटेस्टाइन से शुरू होती है। तो ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज थी, वेदों ने हजारों साल पहले ये सब चीजों के बारे में अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि उसमें पियर्स पैचेस और ये सब तो नहीं बात है, बट अपनी ही भाषा में, अपनी ही लैंग्वेज में, अपनी अंडरस्टैंडिंग में लिखा है कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट गेट ऑफ आवर हेल्थ। अब हम एक और चीज पे आते हैं कि मॉडर्न न्यूट्रिशन में कहते हैं भी खाने से एनर्जी मिलती है, और हमें ये बड़ा लॉजिकल भी लगता है कि खाने से एनर्जी मिलती है, बट वेदों में इसका बिल्कुल अलग से बताया गया है। तो जो मैंने वेदों में पढ़ा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मुझे समझ आई, और मैं अब आपको पहले मॉडर्न साइंस के मुताबिक उसको समझाती हूँ। मॉडर्न साइंस कहती है कि अगर आप कुछ भी ना खाएं 30 दिन तक, 30 डेज तक, आप जिंदा रह सकते हैं। उसके बाद बॉडी डिस्ट्रॉय होना शुरू होती है, डिजेनरेट हो जाती है, या मतलब डेथ हो सकती है, डिपेंडिंग पर्सन टू पर्सन। पर 30 दिन तक बॉडी चलती है। 30 डेज यानी आपने कुछ नहीं खाया, 30 डेज सिर्फ पानी पे रहे। इसी तरीके से अगर आप पानी भी छोड़ दें, मतलब खाना छोड़ दें 30 दिन के लिए, खाना छोड़ दें तो 30 दिन तक आप जीवित रहेंगे, उसके बाद मृत्यु हो सकती है, बट आप पानी पी रहे हैं। बट अगर आप पानी भी छोड़ दें तो 3 दिन में मृत्यु हो जाती है, 3 दिन। और अगर आप हवा ना लें, आप जैसे जो हम जिसको बोलते हैं, तो 3 मिनट में मृत्यु हो जाती है। तो अब आप मुझे बताइए कि शरीर के को चलाने वाली जो चीज है वो खाना नहीं है, पानी एक इम्पॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है हवा, ऑक्सीजन, हवा, राइट। तो फिर शरीर खाने पे नहीं बना हुआ, शरीर खाने से नहीं चलता, हवा से चलता है। क्योंकि जो चीज आप बंद कर दें और शरीर की मृत्यु हो जाए, तो वही एक्चुअली आपको एनर्जी देती है। तो अगर आपकी पूरी एनर्जी, जिसको हम प्राणिक एनर्जी बोलते हैं, प्राणिक लाइफ फोर्स कहते हैं, और चाइनीज उसको की कहते हैं, उस पे हमारा शरीर चल रहा है, तो खाने का क्या रोल है फिर हम क्यों खाना खाते हैं? वैसे तो जो संत होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, बहुत ही इवॉल्व होते हैं, उनको खाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ सनलाइट और ब्रेथ से अपनी शरीर को चला पाते हैं, बिकॉज शरीर उसी से चल रहा है। मगर आम इंसान हमारे जैसा, हमें खाने की जरूरत क्यों पड़ती है, उसका भी आपको रहस्य मैं बताती हूँ। उसका रहस्य ये है कि जो हमारा शरीर है, जैसे आपने घड़ा देखा होगा, घड़ा मिट्टी से बनता है, तो हमारा शरीर खाने से बना है, करेक्ट। अब मैं दोनों चीजों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना चाहती हूँ कि अगर आपका शरीर खाने से बना है और आपकी एनर्जी आपकी सांसों से आ रही है, आपकी लाइफ फोर्स से आ रही है, तो दोनों का रिलेशनशिप क्या है? तो रिलेशनशिप ये है कि जो शरीर है, ये तो जो हमारा ये मटेरियल शरीर है, ये जो इस अर्थ पे, इस धरती पे जो चीजें अवेलेबल है उसी से बना है। और इस शरीर को चलाने के लिए, इस शरीर को अ, चलाने के लिए आपकी ब्रेथ है। मगर क्योंकि शरीर अर्थ एलिमेंट से बना हुआ है, और उस अर्थ एलिमेंट को हम कैसे ग्रहण करते हैं, क्योंकि हम मिट्टी तो नहीं खाएंगे, तो उस अर्थ एलिमेंट को ग्रहण करने का जो तरीका है वो है फूड। यानी जो अर्थ एलिमेंट है वो फूड में आएगा, जो फायर एलिमेंट है वो फूड में आएगा। तो ये जो धरती के 5
मेजर एलिमेंट्स होते हैं, अर्थ, फायर, वाटर, एयर एंड स्पेस, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, इनको ग्रहण करने का जो तरीका है वो खाना है, फूड है। तो अब हमें नेक्स्ट लेवल पे समझना है कि फिर ये जो शरीर है ये ऑपरेट कैसे करता है। तो जब ये शरीर को हम जो प्राणिक एनर्जी चला रही है, पर जब ये प्राणिक एनर्जी हमारे शरीर में फ्लो करती है, तो इस शरीर के अंदर वेयर एंड टेयर होता है, ब्रेक डाउन होता है। जो ये वेयर एंड टेयर होता है, इसके रिपेयर के लिए खाना चाहिए। और 30 दिन में जब ये रिपेयर वर्क नहीं हो पाता, अगर आप खाना ना खाएं, तो शरीर खत्म हो जाता है। तो यानी कि खाने की जरूरत है शरीर के वेयर एंड टेयर को रिपेयर करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि आपने घर बनाया और उसको आपने रिपेयर नहीं किया, आपने उसको लुक आफ्टर नहीं किया, उसकी मरम्मत टाइम टू टाइम नहीं करी, तो वो फिर एक खंडर बन जाता है और फिर टूट के गिर जाता है। वैसे ही जब हम अपनी आम जिंदगी में कुछ मतलब काम करते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, तो हमारी जो ब्लड है वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय होके फिर से नए ब्लड सेल्स बनते हैं कुछ हफ्तों में। इसी तरीके से हमारी इंटेस्टाइन कुछ हफ्तों में ही पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय होती है और फिर नई इंटेस्टाइन के अंदर की लेयर बनती है। हमारा जो स्किन सेल है वो कुछ हफ्तों में ऊपर का पूरा स्किन हट जाता है और नीचे का फ्रेश स्किन आता है। और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ये प्रक्रिया स्लो हो जाती है। तो 11 साल का बच्चा बिल्कुल एजिड बुजुर्ग लगता है, उसका स्किन इतना झुर्रियां उसमें हो जाती हैं, बिकॉज उस जेनेटिक डिसऑर्डर में स्किन रिपेयर स्लो हो जाता है। कुछ हफ्तों में के बजाय वो कुछ महीनों में होता है रिपेयर। तो आप खुद इमेजिन कीजिए कि जो एजिंग प्रोसेस जिसको हम कहते हैं, वो एक्चुअली रिपेयर वर्क का प्रोसेस है, कि वो कितनी तेजी से आपका रिपेयर चल रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि 5 स्टार होटल्स एकदम फ्रेश लगते हैं, सालों साल फ्रेश लगते हैं, ऐसे लगता है कल के बने, क्योंकि उनका रिपेयर बहुत फास्ट होता है। जरा सा कहीं पे कुछ टूटा, उसको फटाफट रिपेयर वो करते हैं, तो हमेशा वो बिल्कुल चमकदार, न्यू लगता है। और वही कोई गांव में घर है, उसमें एक्सपेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो खंडर लगने लगता है, क्योंकि जो चीज टूटती है वो टूटी ही रहती है। अब अपने शरीर को आप ले लीजिए, अगर आपको रिपेयर वर्क में कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, विटामिन है, मिनरल है, एंजाइम है, और आप वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं अपने शरीर को, तो वो फिर हमारा शरीर खंडर ही बनेगा, हमारा शरीर रिपेयर नहीं कर पाएगा। और इसीलिए एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन और वेदों के अनुसार न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बैलेंस न्यूट्रिशन और वेदों के अनुसार न्यूट्रिशन में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। वेदों के अनुसार जो न्यूट्रिशन है वो पर्सनलाइज्ड होता है। वेदों में कहा जाता है कि अलग अलग तरह के बॉडी टाइप्स होते हैं, और वो बॉडी टाइप्स अलग, जैसे हमारा ब्लड ग्रुप अलग होता है, ओ पॉजिटिव अलग है, बी पॉजिटिव अलग है, ए पॉजिटिव अलग है, ए बी पॉजिटिव अलग है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स अलग हैं। तो यानी कि ये तो हमें समझ है कि हमारा एक जैसा शरीर सबका नहीं है। तो जब एक जैसा शरीर नहीं है, तो सबकी शरीर की जो बनावट है और मेटाबॉलिज्म है, डाइजेस्टिव कैपेबिलिटी है, रिपेयर वर्क है, वो सब अलग होता है, अलग तरीके से वो रिस्पॉन्ड करता है। तो ये चीज वेदों में लिखी गई थी। और कहा गया था कि हर एक शरीर की जो खाने पीने की तरीका होना चाहिए, उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क होना चाहिए। आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अब जो कुछ शरीर एक पर्टिकुलर जेनेटिक टाइप का जो बनता है, उसके अंदर फ्लेम ज्यादा होता है। और ऐसे लोग अगर दूध बहुत पिए, दही बहुत खाएं, रात के समय दही खाएं, तो उनका जो शरीर है उसमें एक तो लंग्स में फ्लेम बनता है और मोटापा बढ़ता है, और कई बीमारियां होती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, लेडीज में फाइब्रॉइड हो सकते हैं, क्योंकि वो शरीर को इतना ज्यादा दही दूध और ये सब चीज नहीं चाहिए, उसके लिए वो हानिकारक है, एक लिमिट में चाहिए। अब दूसरा जो शरीर है, दूसरी बनावट है, दूसरा जेनेटिक टाइप है, उसके अंदर एसिड और फायर ज्यादा होती है। अब अगर वो रोज अंडा खाए, गर्मियों में भी अंडा खाए, नॉनवेज बहुत खाए, तेज मसाले खाए, तो उसको उसकी बीमारियां जल्दी लग जाती हैं, जैसे एसिडिटी है,
GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, डिस्मेनोरिया है, ये सब बीमारियां उसको हो जाती हैं। पिंपल्स बहुत हैं। अ, तीसरा शरीर, अगर उसकी बनावट में उसकी एयर एलिमेंट बहुत ज्यादा है तो उसको कैसी बीमारियां होती हैं? जोड़ों में दर्द, हर जगह उसको दर्द होता रहता है, बहुत जल्दी उसको दर्द होता है। प्लस उसका स्किन बहुत ड्राई होता है तो स्किन की प्रॉब्लम्स उसको ज्यादा होती हैं। हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लगता है, स्कैल्प प्रॉब्लम्स होती हैं। अ, उसको ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी हो जाता है। अ, तो यानी कि अगर आप शरीर के अनुसार अपनी डाइट और अपनी लाइफस्टाइल दोनों को उस तरह से ढालें, उसी को हेल्थ कहते हैं। क्योंकि अब आपका जो रिपेयर वर्क है, मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। अगर आपका घर, कोई घर होता है वो लकड़ी का बनता है, कोई घर स्टोन्स का बनता है, कोई घर मिट्टी का बनता है, तो वो अलग अलग घर अलग अलग रॉ मटेरियल्स यूज करके बने हैं। इसी तरह से हमारा जो शरीर है वो अलग अलग जेनेटिक टाइप होता है, उसको अलग अलग तरीके से उस रॉ मटेरियल को ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए जो उसके लिए जरूरी है, और उसको कम कंज्यूम करना चाहिए जो उसके लिए जरूरी नहीं है। तो इसको वेदों में प्रकृति कहते थे। प्रकृति मतलब नेचर। नेचर मतलब बेसिकली कि आपके रॉ मटेरियल क्या आपकी बॉडी में प्रधान है, इंपॉर्टेंट है, या डोमिनेंट है। इसको कह सकते हैं डोमिनेंट कौन से आपकी नेचर, कौन सी डोमिनेंट है। और ये जन्म पे ही, यानी जब बेबी कंसीव होता है उसी टाइम ये निर्धारित हो जाते हैं कि कौन सी आपकी बेसिक फंडामेंटल नेचर है, बॉडी टाइप है। और ये नेचर सिर्फ आपके शरीर तक नहीं सीमित है, ये आपकी मानसिक प्रकृति भी है। तो शारीरिक, मानसिक, यानी साइकोसोमैटिक आपकी बॉडी और आपका माइंड कैसा है, वो आपकी नेचर, आपकी प्रकृति, आपका डीएनए कह सकते हैं। तो अब वैदिक न्यूट्रिशन में और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आजकल हम कई बार सुनते हैं कि इंटरमीडिएट लोग फास्टिंग कर रहे हैं। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या है? बेसिकली उसको थोड़ा सा मोड़ तोड़ के वेस्ट ने रीपैकेज किया है। इंटरमीडिएट फास्टिंग एक बहुत ही सिंपल वेदों के आधार पे है, विच इज कि आपका डाइजेस्टिव कैपेबिलिटी सूर्य अस्त के बाद बहुत कम हो जाती है। यानी जैसे ही सूर्य अस्त होता है उसके बाद आपकी डाइजेशन बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है। तो अगर आपकी डाइजेशन इतनी रिड्यूस हो चुकी है और उस पर आप इतना सारा खाना लोड करेंगे, भर देंगे, तो वो आपको डैमेज करेगा। और इसीलिए इंटरमीडिएट फास्टिंग में एक समय के बाद खाना वर्जित होता है कि आप भाई शाम को खाना नहीं खाएंगे। मगर वेद उससे आगे भी जाते हैं। वो कहते हैं कि आपका जो बॉडी का एक नेचुरल साइकिल है, रिदम है, जिसको हम वेस्टर्न मेडिसिन में सर्कैडियन रिदम कहते हैं, जो सूर्य के साथ चलता है। तो सुबह के समय आपकी डाइजेस्टिव कैपेबिलिटी फर्क होती है, आफ्टरनून में वो बढ़ जाती है, और शाम तक आते आते वो कम हो जाती है। तो आपको उसी रिदम में खाना खाना होता है। यानी सुबह आपको वो वाला खाना खाना है जो आपकी बॉडी को रिपेयर करे, आफ्टरनून में आपको वो वाला खाना खाना है जो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ दे, और शाम तक वो खाना है जो आपकी बॉडी को सस्टेन करे और डिटॉक्सिफाई करे। तो ये जो एक प्रॉपर एक रिदम होती है उसी में हमें खाना है। अब आप सपोज पूरे दिन भूखे रहते हैं और शाम को फिर आप एक बड़ी थाल में रोटी सब्जी दाल सब खाना खा रहे हैं, तो वो आपको सेहत नहीं देगा, आपको बीमारी देगा। क्योंकि एक 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 नियम होता है खाने का। और इसी तरीके से तो जो वेदों में जो बताया गया है, कुछ रूल्स बताए गए हैं। रूल्स हैं, पहले तो अपने शरीर के अनुसार खाएं, नंबर वन। दूसरा रूल है कि सीजन सीजन के अनुसार खाएं। अब अभी क्या है कि लोग पीक समर्स में अ, खूब नॉनवेज खा रहे होते हैं जो कि इतना गर्म होता है, और पीक विंटर्स में आइसक्रीम खा रहे होते हैं जो इतनी ठंडी होती है। अ, तो ये गलत है। सीजन के हिसाब से इंसान को खाना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज अल्टीमेटली नुकसान शरीर का ही होता है। शरीर आउट ऑफ सिंक चला जाता है, आउट ऑफ रिदम चला जाता है। तो प्रकृति के हिसाब से खाएं, विच इज योर बायोटाइप, जेनेटिक टाइप। सीजन के हिसाब से खाएं। फिर
समय के हिसाब से खाएं, रात को वो खाना खाएं जो हल्का है। जो हैवी खाना है आपको दिन में खाना चाहिए। जैसे चना रात को नहीं खाना चाहिए, राजमा रात को नहीं खाना चाहिए, तो हम इंडियंस को पता ही है। मगर कई लोग क्योंकि एक ही टाइम खा रहे हैं, वो रात को बहुत खाते हैं और पूरे दिन भूखे रहते हैं, और फिर पूरे दिन जब भूख लगती है भूख मारने के लिए चाय कॉफी चाय कॉफी चाय कॉफी। और ये चाय कॉफी बॉडी में खूब इन्फ्लेमेशन कॉज करती है और इम्बैलेंस कॉज करती है। क्यों? बिकॉज जहाँ पे बॉडी को खाना चाहिए, आप उसे सिर्फ चाय या कॉफी दे रहे हैं जिसमें न्यूट्रिशन नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रही आप चाय कॉफी बिल्कुल ना पिए, मगर समझ समझदारी से पिए। सो इसको बोलते हैं डेली डाययूरनल रिदम। एक होती है सर्कैडियन रिदम, एक होती है डाययूरनल रिदम, योर डे रिदम, दिनचर्या। किसको इसको वेदों में दिनचर्या कहते हैं और मॉडर्न मेडिसिन में डाययूरनल रिदम कहते हैं। तो यानी बॉडी टाइप से खाएं, सीजन की टाइप से खाएं, अपनी डेली रिजीम या दिनचर्या के हिसाब से खाएं, फिर एज के हिसाब से खाएं। कई लोग हैं जो 16 साल पे जो खा रहे थे वही आज भी खाना चाहते हैं। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि एक छोटा बेबी जब बॉर्न होता है वो सिर्फ माँ के दूध पे हेल्दी रह सकता है। उसको आप इधर उधर की कुछ चीज खिला देंगे वो बीमार पड़ जाएगा। उसके बाद जब बेबी वीनिंग स्टेज पे आता है तो उसको कुछ आउटसाइड फूड्स देने होते हैं, बट वो वीनिंग फूड स्पेशल होते हैं। आप उसको कोक नहीं पिला सकते, आप उसको इस तरह के मूंगफली नहीं खिला सकते, क्योंकि उसको एक खास डाइट देनी है, बिकॉज उसका भी सिस्टम अंदर बन रहा है, डेवलप हो रहा है, इमेच्योर है उसका सिस्टम। इनफैक्ट जो बच्चों को निग्लेक्ट किया जाता है और खूब वो कुछ भी खा रहे होते हैं, उनको आगे जाके एलर्जीज हो जाती हैं और डायबिटीज हो जाती है। उसके बाद जब बच्चा हर एक स्टेज पे बढ़ता है उसकी रिक्वायरमेंट चेंजेस होती है। जैसे जो मस्तिष्क है, बच्चे का जो ब्रेन है, वो 0 से लेके 5 साल तक 90% बन गया होता है। उसके बाद उसमें सिर्फ नेटवर्क्स बनते हैं, कनेक्शंस बनते हैं, बट जो बेस स्ट्रक्चर है वो बन गया होता है। तो अगर उस समय उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिले बच्चे को, तो बच्चा फिर आगे जाके उसमें प्रॉब्लम्स आती है, उसमें दिक्कत आती है, उसमें बीमारियां लग जाती है और वो परफॉर्म भी नहीं ठीक से कर पाता, अपनी जो उसकी एक टैलेंट है उसको प्रॉपरली वो नहीं कर पाता। इसी तरीके से जब इंसान 25 साल का है, फिर 30 साल है, 35 है, 40 है, 45 है, 50 है, 60 है, आपकी बॉडी बदल रही है और आपकी बदलते हुए शरीर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी बदल रही है। जैसे एट द एज ऑफ 40 आपको इतना ज्यादा ऑयली फूड की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर जब आप 70-80 होते हैं तो आपको कुछ घी की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज आपकी बॉडी में अब ड्राइनेस आ गई है। तो इसको कहते हैं कि आपकी प्रकृति में एक और एलिमेंट जुड़ जाता है जो कि एज की प्रकृति होती है। तो बचपन की जो प्रकृति वो ज्यादा फैट और फ्लूइड रिटेन करने की होती है। जब आप यूथ हो जाते हैं तो आपकी प्रकृति में एक और एलिमेंट होता है जिसमें आप बहुत एसिडिक बॉडी होनी शुरू होती है, और बुजुर्ग उम्र में आपकी बॉडी में बहुत ड्राइनेस आनी शुरू होती है। तो उसके हिसाब से भी आपको थोड़ी अपनी डाइट में चेंजेस लाने चाहिए, और ये इसी से आप हेल्दी रह पाएंगे। तो इतना बड़ा जो ज्ञान है वेदों का, और सिर्फ न्यूट्रिशन से कनेक्टेड भी इतना बड़ा ज्ञान है, उस पे हमने पढ़ाना शुरू किया जिसको हम वैदिक न्यूट्रिशन कहते हैं, जो कि मॉडर्न न्यूट्रिशन से एडवांस्ड है। आई वुड से इट्स मोर एडवांस्ड देन मॉडर्न न्यूट्रिशन। और इसीलिए ये आज के समय में सबको आना चाहिए। मैं मेरा मानना है परिवार के एक सदस्य, हर एक परिवार में एक सदस्य को ये न्यूट्रिशन आना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि आप बीमारियों से तो खुद ही लड़ पाए, छोटी मोटी बीमारियों से तो आप खुद ही लड़ पाए। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। लोग सिर्फ कैलोरी की बात करते हैं कि इसमें इतनी कैलोरी है, उसमें इतनी कैलोरी है, और ये कैलोरी की जो बातचीत है ये वेस्ट से शुरू हुई है। वेदों में कैलोरी का कोई जिक्र नहीं। तो ये मुझे बड़ा अचंभा लगा कि इतनी एडवांस्ड साइंस वेद और उसमें कैलोरी का जिक्र क्यों नहीं है। ऐसा क्या है कि जो वेस्टर्न साइंस कैलोरी कहता है और उसका कोई सिमिलर सिमिलर चीज मुझे वेदों में नहीं मिल रही। तो उसका रहस्य ये है। पहले तो उसका मैं आपको साइड इफेक्ट बताती हूँ कि ये जो कैलोरी थियरी वेस्ट से आई है ये गलत क्यों है और इसके साइड इफेक्ट क्या है। तो वेस्ट में ये कहा जाता है कि भाई आपको इतनी कैलोरी लेनी है और इस कैलोरी के बेसिस पे आपकी बॉडी चलेगी।
अब लॉजिकली तो ठीक लगता है कि भाई जैसे इंजन चलता है वैसे आपकी बॉडी चल रही है। तो पहली बात तो ये जो कैलोरी की थ्योरी है, ये ह्यूमन बॉडी के बेस पे नहीं आई है। ये कैलोरी थ्योरी है, ये एक केमिस्ट ने, जो कि स्टीम इंजन्स पे काम कर रहे थे और कोयला जला के स्टीम जो बनती है उसके फॉर्मूला पे काम कर रहे थे, उसकी केमिस्ट्री पे काम कर रहे थे। उससे उन्होंने इसको कॉपी करके ह्यूमन बॉडी पे लगा दिया। क्योंकि वो खुद डॉक्टर नहीं थे तो उन्होंने कभी ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ी ही नहीं। तो हमारे शरीर में कुछ चीज जलती नहीं है। हमारे शरीर में कुछ चीज ऐसा नहीं होता जैसे एक इंजन में जलता है। हमारे शरीर में डिसअसेंबल होता है। जो भी आप खाना खाते हैं उसको अलग अलग भाग में डिवाइड किया जाता है, और वो एक्टिव कंपाउंड, उसका जो बिना जले हुए वो एक्टिव कंपाउंड को अलग अलग करके फिर उसको रीअरेंज करते हैं। ह्यूमन सेल्स, ह्यूमन फ्लूइड्स, ह्यूमन हॉर्मोन्स, उन सब में उसको फिर से रीअरेंज किया जाता है। तो ये बर्निंग का नहीं है, ये डिसअसेंबली का है। यानी उस चीज को खोल के फिर से अलग फॉर्म, अदर स्ट्रक्चर में जोड़ा जाता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि कैलोरी थियरी एक्चुअली साइंस के ऊपर, ह्यूमन एनाटॉमी के ऊपर आधारित नहीं है, ह्यूमन बॉडी के ऊपर आधारित नहीं है। इसका एक और मैं एग्जांपल देती हूँ कि इसका साइड इफेक्ट क्या है। जब ये कैलोरी थ्योरी पॉपुलर हुई कि भाई आप इतनी कैलोरीज खाएंगे तो आप बॉडी को मेंटेन कर पाएंगे, और अदरवाइज आपकी बॉडी में वेट बढ़ेगा। अब इसका साइड इफेक्ट क्या हुआ अमेरिका में? अमेरिका में जैसे ही कैलोरी थ्योरी का प्रचलन बढ़ा, तो वहां पे ओबेसिटी और ओवरवेट लोगों ने सोचा कि हम कम कैलोरीज खाएंगे तो हमारा वेट कम होगा। तो जीरो कैलोरी प्रोडक्ट्स मार्केट में आने लगे, या लो कैलोरी प्रोडक्ट्स मार्केट में आने लगे। और वो प्रोडक्ट्स क्या थे? एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जीरो 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 कैलोरी कोक, जीरो कैलोरी पेप्सी। ये तरह इस तरह के प्रोडक्ट्स आए कि जिसपे लिखा है कि भाई इसमें जीरो कैलोरी। अब जब इस प्रोडक्ट में जीरो कैलोरी है तो लोगों ने खूब पिया, उसको खूब कंज्यूम किया। ऐसे ही शुगर फ्री चॉकलेट्स है मार्केट में, शुगर फ्री और प्रोडक्ट्स है मार्केट में। अब वो कहने को तो शुगर फ्री है, और कहने को वो जीरो कैलोरी है, क्योंकि उसमें कोई खाने का एलिमेंट ही नहीं है। अब किसी में जब खाने का कुछ एलिमेंट ही ना हो और सिर्फ केमिकल्स उसमें भरे हुए हो, तो वो टेस्ट तो आता है बट उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है। तो वो प्रोडक्ट्स लोगों ने लेने शुरू करे, और उसका नतीजा आपको पता ही है, अमेरिका में सबसे ज्यादा आर्थराइटिस, ओबेसिटी। जो ओबेसिटी 24-25% पे थी, अब वो जाके 65% पे आ गई। क्योंकि ये जो जितने भी प्रोडक्ट्स थे जो सो कॉल्ड जीरो कैलोरी थे, बट इन्होंने बॉडी के अंदर के सिस्टम को डैमेज करना शुरू किया। तो ना लिवर ठीक से काम कर रहा है, ना इंटेस्टाइन ठीक से काम कर रही है। तो बॉडी में अजीब सी ओबेसिटी बढ़नी शुरू हो गई। अब आपको भी पता है कि दो तरह की ओबेसिटी होती है। एक होती है डिसफंक्शनल ओबेसिटी, यानी वो फंक्शन को डिस्ट्रॉय करना शुरू करती है और वजन बढ़ाती है और बॉडी के फंक्शंस को डैमेज करती है। और एक होती है फंक्शनल ओबेसिटी। फंक्शनल ओबेसिटी जैसे आपने देखा होगा अखाड़ों में जो पहलवान होते हैं, वो खूब घी और मक्खन और हेवी फूड खाते हैं अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, बढ़ाने के लिए। बट उनको उससे हार्ट अटैक नहीं होता, उससे उनका लिवर डैमेज नहीं होता। वो ज्यादा खा रहे हैं अपनी बॉडी का बल्क अप करने के लिए। और इसी तरीके से जापान में सुमो रेसलर्स भी ज्यादा खाते हैं बॉडी को साइज बढ़ाने के लिए, मगर वो हेल्दी होते हैं, वो बीमार नहीं होते। ये डिसफंक्शनल ओबेसिटी आए इंडस्ट्री, ये एनवायरमेंट में आनी शुरू हो गई। डिसफंक्शनल ओबेसिटी का मतलब है कि वो फंक्शन बॉडी का डैमेज कर रही है, आपके लिवर को, आपकी किडनी को, आपके हार्ट को। तो ये जो डिसफंक्शनल ओबेसिटी है, ये सारी आनी शुरू हुई बिकॉज ऑफ दिस कैलोरी, जीरो कैलोरी कल्चर। जैसे आज के डेट में जो भी डायबिटिक है, वो एक कोई शुगर फ्री टैबलेट डालता है अपने चाय में या कॉफी में। उसकी खीर भी बनती है, उसका मिठाई भी बनती है। तो ये अपने आप में केमिकल है, ये डैमेज करता है बॉडी को। सो कहने का मतलब है कि जब हम न्यूट्रिशन की बात करें तो हमें बैलेंस की बात करनी है। अब बैलेंस के लिए अब आपको मैं
क्या चीज आपकी बॉडी को बैलेंस करेगी? सबसे पहले आपकी बॉडी को एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है, और एंजाइम्स रॉ फूड में आपको मिलेगा। जैसे फल है, तो फल आप कच्चा खाते हैं, उसको पकाते नहीं है, उसमें एंजाइम्स आपको मिलेगा। तो इसलिए कच्ची चीज जो है हमारी डाइट में होनी चाहिए। इसी तरह से हरी चटनी, हरी चटनी कच्ची होती है, उसको आप सिर्फ कूट के डालते हैं और वो डाइजेस्टिव भी होती है। तो हरी चटनी में भी एंजाइम्स हैं। खीरा, टमाटर, ककड़ी, लौकी, सॉरी, ककड़ी, खीरा, टमाटर, विंटर्स में मूली, ये हम कच्ची खाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कच्ची खाना, इसको अच्छे से वॉश करके क्लीन करके आप खाएं। बट ये इंपॉर्टेंट है। कई लोग कतराते हैं कच्ची चीज खाने से कि भाई उनको टेस्ट नहीं आता, बट जो मेरा एक ही मानना है कि अगर आपको लाइफ लॉन्ग अच्छा खाना एंजॉय करना है, तो आपके जो शरीर का जो पाचन तंत्र है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको आपको लुक आफ्टर करना है। वरना आप अपनी लाइफ के पहले कुछ सालों में तो खूब खा सकते हैं और जो मन किया कर सकते हैं, बाकी की आपकी पूरी जिंदगी फिर दवाइयां और रिस्ट्रिक्शन में ही लाइफ चलेगी आपकी। फिर आप फिर कुछ भी नहीं खा पाएंगे, और वो इसलिए नहीं खा पाएंगे क्योंकि आपकी बॉडी अब डैमेज हो चुकी है। तो अगर हम थोड़ा सा समझदारी से अपना टेस्ट और अपनी हेल्थ को मैनेज करें, तो हम जिंदगी भर अच्छी चीजों को एंजॉय कर सकते हैं। सो जैसे मैंने कहा कि एंजाइम्स आपको इन सब चीजों से मिलेगा, सैलेड से मिलेगा, फलों से मिलेगा, हरी चटनी से मिलेगा। फिर दूसरी चीज है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स यानी कि जो भी हमारे बॉडी में डैमेज होता है, कैंसर बनता है, केमिकल्स हमारे हार्ट में इंफ्लेमेशन कॉज करते हैं, उसको हटाना, वो एंटीऑक्सीडेंट्स करते हैं। जो तीन बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स जिसको मैंने पहचाना है, मतलब पहचाना मतलब है तो बहुत सारे, बट जिनको मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने खुद यूज किया है उसको। फर्स्ट इज आंवला। आंवला हर घर में मौजूद है, सीजन में अवेलेबल है। दूसरी चीज है, हिमालय में एक बेर उगता है, कारगिल में एक बेर उगता है, हिमालयन बेरी। उसको हिमालयन बेरी कहते हैं, उसको हम सी बकथॉर्न भी कहते हैं, उसका साइंटिफिक नेम। वो वो बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, और इनफैक्ट जो आर्मी है वो अपने जवानों को कारगिल में जो होते हैं उनको देती है वो। तीसरी चीज है रोडोडेंड्रॉन। इसको ये उत्तराखंड में बहुत उगता है सीजन में, और इसको कहते हैं बुरांश का फूल। और ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, और ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, खासकर ये जो पैंडेमिक में जो हार्ट प्रॉब्लम शुरू हुई है उसके लिए बहुत ही अच्छा है रोडोडेंड्रॉन। इसकी हम इसको मैंने बहुत ट्राई, बहुत यूज भी किया है, पर्सनली यूज यूज किया है, क्योंकि पैंडेमिक में मैंने खुद सर्च करना शुरू किया कि भाई ऐसी क्या चीजें हम खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे कि साइड इफेक्ट हमें इस पैंडेमिक का ना हो। तो आंवला, रोडोडेंड्रॉन एंड सी बकथॉर्न, ये तीन चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर और चीजें क्या हैं? सब्जी का रस। नेचुरोपैथी में आपको पता है कि जब लोगों को बीमारियां होती हैं, तो वो नेचुरल चीजों से उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो सब्जियों का जो रस है, अलग अलग सब्जियों का, जैसे चुकंदर है, गाजर है, पेठा है, लौकी है, अ, इन करेले का भी निकाला जाता है। तो अलग अलग सब्जियों का रस अलग अलग बीमारियों की ट्रीटमेंट में काम आता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी वो ट्रीट, इसमें लाइफ एनर्जी बहुत हाई होती है और ये बॉडी को हील करती है। तो वही मैं आपको बार बार जो समझाने की कोशिश करी हूँ, खाने को सिर्फ एक एनर्जी फॉर्म में मत लीजिए, खाने को एज अ मेडिसिन अगर आप समझेंगे, खाने को एज अ हीलिंग, रिकवरी, रिपेयर समझेंगे, तो फिर आपको, आप कनेक्शन कर पाएंगे कि भाई हम जब सब्जियों के रस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कह रहे कि आप सब्जी का रस पिए कि कोक पिए। सब, तो हम कैलोरीज की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ रिपेयर वर्क की बात कर रहे हैं कि आपके शरीर का रिपेयर, कि रॉ मटेरियल क्या चाहिए शरीर को। तो सब्जियों का रस हो गया, फल हो गए, सैलेड हो गया। अब खाने की बात करते हैं कि बाकी जो अनाज है, वेदों में कई तरह के अनाज के बारे में डिस्क्रिप्शन था, वैरायटी के बारे में डिस्क्रिप्शन था। और वो वैरायटी बहुत जरूरी है, बिकॉज हर खाने से हमें कोई नया अमाइनो एसिड मिलता है, कोई नया प्रोटीन मिलता है, कोई नई चीज मिलती है। तो जैसे अभी अ, जो माननीय प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने फिर से मिलेट्स की चर्चा शुरू करी, जो हमारे परंपरा में लोग खाते थे। विंटर्स में मक्की की रोटी, अ, ज्वार की रोटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर क्या हो रहा है कि आम घरों में
सिर्फ गेहूं और चावल, गेहूं और चावल, सिर्फ दो ही अनाज पे पूरा जिंदगी चलती रहती है। तो ये गलत है, बिकॉज गेहूं अनाज में एक सीमित है आपके वाइटामिन मिनरल्स। सारे वाइटामिन मिनरल्स आपको गेहूं और चावल में नहीं मिलेगा, उसमें लिमिटेड है। इसीलिए वैरायटी की जरूरत है। इसी तरीके से जो हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स भी आपको दालों से भी मिल जाते हैं, आपको अनाज से भी मिल जाते हैं। अलग अलग अनाज, जैसे मैंने कहा मिक्स्ड रोटी से मिलते हैं, अगर उसमें अनाज में अलग अलग दलिया से मिलते हैं, उसकी खिचड़ी बना सकते हैं आप अलग अलग चीजों की। तो वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से ऑयल की बात करें, तो ऑयल में जो प्रोसेसिंग होती है उसमें बहुत केमिकल्स ऐड होते हैं। तो इसीलिए ऑयल भी हमें कोल्ड प्रेस्ड लेना चाहिए, यानी कच्ची घानी कोल्ड प्रेस, बिकॉज जितनी ज्यादा आप प्रोसेस्ड ऑयल लेंगे उसमें उतना ही केमिकल ऐड होगा, और इसकी वजह से वो ऑयल की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम हो जाएगी। और ऑफ कोर्स विंटर्स में, जैसे बाहर के देशों में तो इतना नहीं खाते, बट हमारे यहाँ तो परंपरा थी, तिल खाना है, बादाम खाना है, अखरोट खाना है, चिलगोजे खाने हैं, और ड्राई फ्रूट्स में अंजीर खाते थे हम। तो ये एक हर फैमिली में जो अफोर्ड कर सकती थी, विंटर्स में बच्चे भी खाते थे, बड़े भी खाते थे। और आजकल की डेट में वो अब क्या हो गया कि मीठे का जब शौक आता है तो लोग चॉकलेट्स खाते हैं, रादर देन की अंजीर खाया, मुनक्का खाया, किशमिश खाया, अखरोट, बादाम, चिलगोजा। तो ये अपने में हमारे चॉकलेट्स और हमारे रिच फूड्स थे, बट इसके अंदर बहुत से वाइटामिन, बहुत मिनरल्स, और बहुत इसमें पावर होती है बॉडी को रिपेयर करने की, जो एक नॉर्मल मिठाई या चॉकलेट में नहीं होती। तो यानी कि मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सारे खाने, ये वैरायटी हम छोड़ के अब ज्यादा जंक फूड की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा मन करता है तो हम पिज्जा से मन बहला लेते हैं, चॉकलेट से मन बहला लेते हैं। तो उसका डैमेज सीधे बॉडी में ही हो रहा है। उसी की वजह से आज की डेट में अगर आप देखें, लोग हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। लोगों की स्ट्रेंथ कम हो गई है, लंग कैपेसिटी कम हो गई है, इम्यूनिटी कम हो गई है। और सबसे जो आई वुड से डेंजरस ट्रेंड हम देख रहे हैं वो है एक कैंसर का। सोसाइटी में कैंसर बढ़ रहा है, और फर्टिलिटी घट गई है। बेबीज नेचुरली नहीं हो पा रहे, वो मोस्टली आईवीएफ के थ्रू ही अब बेबीज हो रहे हैं, क्योंकि हमारे खाने की क्वालिटी बिल्कुल खराब हो गई है। उसके अंदर हम जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं और इस तरह की चीजें कम खा रहे हैं। तो मैं अब यहाँ पे ही आई वुड लाइक टू स्टॉप। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों से इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल रही है। सो थैंक यू सो मच।